मैं श्रीमती शैल कौशल जैन शासकीय श्री नंदासु उत्कृष्ट विद्यालय में उच्च श्रेणी शिक्षिका के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आपको कक्षा 10वीं के विषय विज्ञान अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के संबंध में आपको पढ़ाऊंगी। इसके अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, अभिक्रियाओं के प्रकार, विस्थापन एवं संचारण और विक्रगंधता के बारे में समझाऊंगी। प्रिय बच्चों, मुझे विश्वास है कि आप इस अभ्यास से अवश्य ही लाभान्वित होंगे। इस विश्वास के साथ में आपको इस अध्याय के बारे में अभ्यास कराती हूँ। रासायनिक समीकरण। कोई भी अभिक्रिया जब संपन्न होती है तो उसमें हमको जो पता लगता है कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो चुकी है, तो उसको हम समीकरण के रूप में लिखते हैं, वो है रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया को, जो अभिक्रिया संपन्न हुई है, उसको प्रतीकों के रूप में व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, यदि हम मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि एक सफेद चूर्ण के रूप में प्राप्त होता है, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में हमको चूर्ण प्राप्त होता है, तो इससे हमको पता लगता है कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो चुकी है। ये कहलाता है रासायनिक समीकरण। अब हम जो अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं, तो वो समीकरण लिखने के भी लाभ हैं। सबसे पहला लाभ हमारा है कि समीकरण में परमाणुओं और अणुओं की संख्या का हमको पता चलता है। दूसरा है पदार्थ के मोलों की संख्या का पता चलता है कि इस अभिक्रिया में उस पदार्थ के कितने मोल भाग ले रहे हैं। रासायनिक समीकरण लिखने से हमारे समय की बचत होती है, क्योंकि यदि हम पूरा लिखेंगे तो उसमें बहुत अधिक समय लगता है। इस कारण से इसको हम अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखते हैं। रासायनिक समीकरण लिखने से रसायनों का रिकॉर्ड रखना भी आसान हो जाता है। इसी तरह से रसायनों के अध्ययन में भी हमको सहायता मिलती है। मतलब रसायन यानी कि जो बहुत बड़े नाम होते हैं, उनका अध्ययन करने में भी हमको बहुत अधिक आसानी होती है। अब ये समीकरण लिखने के कुछ नियम हैं। पहला है, इसमें क्या है, रासायनिक समीकरण में दो पक्ष होते हैं। जैसे कि हमने ये देखा है, बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो इसमें बायां पक्ष अभिकर्मक कहलाता है, या हम उसको अभिकारक कहते हैं, और दायां पक्ष जो होता है वो उत्पाद कहलाता है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि रासायनिक समीकरण में दो पक्ष होते हैं, एक अभिकारक होता है, एक उत्पाद होता है। तो जो अभिकारक है, अभिकर्मक है जिसको हम कहेंगे, इसको हम बाएं साइड लिखते हैं, और जो उत्पाद है उसको हम दाएं साइड लिखते हैं। तो इसमें जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, तो हमारा यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिकर्मक हुआ, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है वो उत्पाद होता है। इसको हम, अभिकर्मक को हम बाएं पक्ष पर लिख रहे हैं और उत्पाद को हम दाएं पक्ष पर लिख रहे हैं। अब हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया जो है वो 4 प्रकार की होती है। पहला है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करते हैं। वियोजन अभिक्रिया में क्या है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ अपने अवयवों में विघटित होते हैं। विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या है कि जो 2 पदार्थ संयोग करते हैं, उसमें से एक पदार्थ दूसरे यौगिक को, पदार्थ को, उसको उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है और अपना स्थान उस जगह ले लेता है। चौथी अभिक्रिया आ जाती है हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया में आता है उपचयन और अपचयन। अब हम देखेंगे संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया में जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर किसी एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं,
उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस के साथ में मिलकर अमोनिया बनाती है और कॉपर ऑक्सीजन के साथ मिलकर कॉपर ऑक्साइड बनाती है। अब है वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या है कि ऐसी अभिक्रिया जिनमें कोई यौगिक दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूटता है, यानी कि अपने अवयवों में विघटित हो जाता है, वह कहलाता है वियोजन अभिक्रिया। अब है प्रत्येक वियोजन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है और सभी वियोजन अभिक्रियाएं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं होती हैं। वे अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है, यानी कि संयोजन अभिक्रिया में ऊष्मा जो होती है वो उत्सर्जित होती है और वियोजन अभिक्रिया में ऊष्मा शोषी होती है, ऊष्मा शोषित होती है, अवशोषण हो जाता है इसका, ये कहलाता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया के प्रकार ऊष्मीय वियोजन यानी ऊष्मा पाकर जो वियोजित होती है, वैद्युतीय वियोजन यानी विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जब यौगिक अपने अवयवों में अपघटित हो जाता है, प्रकाशीय वियोजन यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में जब वियोजन क्रिया संपन्न होती है। अब है हमारा विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया में हम क्या कहते हैं कि ऐसी अभिक्रिया है जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि एक जो अवयव है वो दूसरे पदार्थ से को अब विस्थापित करके उस जगह अपनी जगह बना लेता है और वहां उपस्थित हो जाता है, वो कहलाता है हमारा विस्थापन अभिक्रिया। अब ये विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एकल विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया में वह अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, वह कहलाता है एकल विस्थापन अभिक्रिया। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन बनाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि मैग्नीशियम हाइड्रोजन क्लोराइड के यानी कि ये हाइड्रोजन की जगह मैग्नीशियम ले लेता है और हाइड्रोजन को अलग कर देता है, विस्थापित कर देता है। तो इस तरह से ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस में परिवर्तित हो जाता है। अब हम देखेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। अभी तक हमने देखा था एकल विस्थापन, अब है ये द्विविस्थापन। तो इसमें क्या होता है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें दो यौगिक आयनों की परस्पर अदला बदली के द्वारा क्रिया करके दो नए यौगिक बना लेते हैं, वह कहलाती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। यानी कि सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के साथ में सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनाता है। मतलब क्या हुआ कि सोडियम नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के साथ में जब क्रिया करता है तो ये सिल्वर जो है वो सोडियम की जगह विस्थापित होता है और ये जो नाइट्रेट है ये सोडियम के साथ क्रिया करके सोडियम नाइट्रेट बना लेता है। यानी कि ये दोनों जो अभिकर्मक हैं, दोनों जो यौगिक हैं, वो दोनों एक दूसरे से विस्थापित हो जाते हैं, यह कहलाती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब है ये रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, उपचयन और अपचयन दोनों ही अभिक्रिया सम्मिलित होती है। इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया दो अभिक्रियाओं से मिलकर बनी होती है, यानी अपचयन और उपचयन। तो ये अभिक्रिया मिलकर क्या बनाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया का निर्माण करती है। अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया में क्या है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है, यानी कि अभिकारक पदार्थ जो है उसमें ऑक्सीजन का योग होता है, उसे हम कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। एक उदाहरण के लिए है कॉपर, कॉपर का क्यूप्रिक ऑक्साइड में बदलना एक उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे
ऑक्सीजन के साथ में संयोग करके क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाती है, यानी कि इसका उपचयन कॉपर का ऑक्सीजन के साथ में उपचयन हो जाता है, इसलिए यह अभिक्रिया कहलाती है उपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक पदार्थ से ऑक्सीजन की हानि होती है यानी कि उसमें से ऑक्सीजन निकल जाता है, वो कहलाता है अपचयन अभिक्रिया। जैसे क्यूप्रिक ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके ऑक्सीजन इसमें से निकल जाती है, ये जल बना लेता है और कॉपर जो होती है वो इससे अलग हो जाती है, ये कहलाती है अपचयन अभिक्रिया। संक्षारण, संक्षारण का अर्थ होता है किसी भी धातु को हानि पहुंचाना, यानी कि जब कोई धातु अपने आसपास की आर्द्रता, वायुमंडल की आर्द्रता, अम्ल इत्यादि के संपर्क में आती है तो वह धातु संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रम को हम कहते हैं संक्षारण। इसके उदाहरण है हमारे जैसे लोहे पर जंग लगना। यदि हम कुछ समय तक हमारी लोहे की वस्तुएं बाहर वातावरण में पड़ी रहती हैं तो वो आर्द्रता ग्रहण करके लोहे पर जंग लग जाती है। इसी तरह से तांबे के बर्तन पर हरी परत का जमना, तांबे का बर्तन अगर हम बारिश के मौसम में खुलाया जाता है तो उसके ऊपर भी एक हरी परत जम जाती है, वो परत किसकी रहती है? कॉपर सल्फेट की रहती है। इसी तरह से चांदी का काला हो जाना, चांदी जो है वो वायु की आर्द्रता पाकर काली हो जाती है। इस तरह से ये जो है हमारी धातुओं को संक्षारित करती है। संक्षारण से बचाव के उपाय, हम जो है वो संक्षारण से मतलब अपनी धातुओं को हानि पहुंचने से बचा सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम उस धातु पर पेंट कर लेते हैं, ग्रीस लगा लेते हैं। हाँ, यशद लेपन के द्वारा। यशद लेपन का क्या अर्थ होता है कि उस पर किसी दूसरी धातु की परत का चढ़ाना। क्रोमियम प्लेटिंग के द्वारा हो जाता है। क्रोमियम प्लेटिंग यानी कि उसके ऊपर क्रोमियम की पॉलिश करना। इसी तरह से अगला है अपना मिश्र धातु बनाकर भी हम अपनी धातुओं को संक्षारित होने से बचा सकते हैं। विकृत गंधिता, विकृत गंधिता का अर्थ है वसा युक्त या तेलीय पदार्थ जब कुछ समय तक रखे रहते हैं कुछ तो उनमें एक अलग प्रकार की गंध आने लगती है। इसी तरह से हम ये देखते हैं कि पदार्थों को लंबे समय तक रखे रहने पर उसमें जो वसा व तेल युक्त जो पदार्थ होता है वो वायु के उपचयन के द्वारा भोज्य पदार्थों में एक अरुचिकर गंध पैदा कर देता है, जिसके कारण उसका स्वाद जो होता है वो बदल जाता है। उसे कहते हैं विकृत गंधिता। वसा व तेल युक्त भोज्य पदार्थों के इस उपचयन को रोकने के लिए इस प्रकार के खाद्य पदार्थों को हम नाइट्रोजन गैस में पैक कर देते हैं, जिस कारण से इसमें नाइट्रोजन गैस अभिक्रियाशील गैस है। अभिक्रियाशील गैस होने के कारण भोज्य पदार्थों की वसा व तेलों के उपचयन को रोक दिया जाता है, जिस कारण से हमारे खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो सुरक्षित रहते हैं और उसमें किसी भी प्रकार की गंध नहीं आती है। विकृत गंधिता को रोकने के उपाय हैं नाइट्रोजन युक्त पैकिंग में भोज्य पदार्थों को रखकर, दूसरा है एंटीऑक्सीडेंट कारक का प्रयोग करके, तीसरा है भोज्य पदार्थ को प्रकाश से दूर रखकर, और अगला है हमारा रेफ्रिजरेटर का उपयोग करके हम खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रख सकते हैं।